क्या होगा जब इंसान अपनी ही बनाई हुई दुनिया पर से कंट्रोल खो दे, जब वो जीव जिन्हें हमने लाखों साल बाद वापस जिंदा किया फिर से खत्म होने के कगार पर आ जाए, और इस बार खतरा सिर्फ डायनासोर से नहीं बल्कि इंसान की लालच और गलतियों से हो। आज की इस कहानी में एक तरफ है इंसानियत और दूसरी तरफ है खुदा हुआ इतिहास जो दोबारा मिटने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जहाँ हर फैसला तय करेगा जिंदगी या खत्म होने का अंजाम। कहानी की शुरुआत होती है एक डरावने सीन से जहाँ हम देखते हैं कि खतरनाक इंडोमिनस रेक्स अब मर चुका है और आइलैंड अब सुरक्षित माना जा रहा है। लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होती है। दरअसल आइलैंड का ज्वालामुखी तेजी से एक्टिव हो रहा होता है, हर तरफ लावा फैलने लगता है और सारे डायनासोर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि एक बार फिर उनके पूरी तरह खत्म होने का खतरा सामने आ जाता है। इसी बीच इंसान फिर वही गलती करता है। वैज्ञानिक हेनरी जो पहले पार्क का हिस्सा रह चुका था अपने एक्सपेरिमेंट्स को छोड़ नहीं पाता। वो चुपके से कुछ किराए के सैनिकों को आइलैंड पर भेजता है ताकि इंडोमिनस रेक्स के अवशेष हासिल किए जा सके। उसका मकसद होता है उस डीएनए का इस्तेमाल करके एक और ज्यादा खतरनाक नया डायनासोर बनाना, इंडोरेप्टर। सैनिक एक अंडर वाटर एरिया में पहुंचते हैं जहां विशाल समुद्री डायनासोर मोसासोरस रहता है। बड़ी मुश्किल से वो लोग उसकी हड्डी का सैंपल निकाल लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगते हैं अचानक गहरे अंधेरे पानी में एक विशाल साया दिखाई देता है। वो होता है भूखा मोसासोरस। एक ही झटके में वो पूरी सबमरीन को निगल जाता है। ऊपर जमीन पर मौजूद टीम को कुछ समझ नहीं आता और वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक और खतरा सामने आ जाता है। टी-रेक्स घबराहट में सिस्टम खराब हो जाता है और दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो पाता। किसी तरह हेलीकॉप्टर से एक आदमी को बचा लिया जाता है, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर पानी के ऊपर से गुजरता है वही मोसासोरस उछलकर उसे भी निगल जाता है। आखिरकार मिशन पूरा तो हो जाता है, लेकिन इसकी कीमत 3 लोगों की जान होती है और सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि मोसासोरस अब आजाद हो चुका है। दूसरी तरफ इस पूरी घटना की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। अमेरिका की सीनेट में बहस शुरू हो जाती है, क्या इन डायनासोर को बचाया जाए या उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। कुछ लोग उन्हें बचाने के पक्ष में होते हैं, लेकिन डॉक्टर मैल्कम जैसे लोग इसका विरोध करते हैं। उनके मुताबिक इंसान पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुका है इन जीवों को वापस लाकर। कहानी आगे बढ़ती है और अब फैसला इंसानों के हाथ में होता है। एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि डायनासोर को नहीं बचाना चाहिए क्योंकि ये जीव लाखों साल पहले खत्म हो चुके थे और इन्हें वापस लाना प्रकृति के खिलाफ था। अब जब आइलैंड पर ज्वालामुखी फटने वाला है तो उन्हें उसी के साथ खत्म हो जाने देना ही सही होगा। डॉक्टर मैल्कम भी इसी बात का समर्थन करते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद लोग उनकी बात पर गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें बेरहम तक कह देते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग डायनासोर को बचाने के पक्ष में होते हैं। इस ग्रुप की लीडर होती है क्लेयर जो पहले पार्क चलाती थी, लेकिन अब डायनासोर को बचाने के लिए काम कर रही है। वो हर जगह लोगों से मदद मांगती है ताकि कोई कानून बन सके और इन जीवों को बचाया जा सके, लेकिन आखिर में सरकार साफ मना कर देती है। इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सुनकर क्लेयर पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। तभी अचानक उसे एक फोन आता है जो उसकी उम्मीद को फिर से जगा देता है। उसे एक बड़े आलीशान घर में बुलाया जाता है जिसका मालिक होता है बेंजामिन, वही आदमी जो कभी जुरासिक पार्क के फाउंडर का पार्टनर रह चुका होता है। वहाँ पहुंचकर क्लेयर को उनके पुराने रिश्तों और एक नए प्लान के बारे में पता चलता है। बेंजामिन और हैमंड का एक ही सपना था, खत्म हो चुके डायनासोर को फिर से जिंदा करना। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने घर के नीचे एक सीक्रेट लैब बनाई थी जहाँ साइंटिस्ट हेनरी काम करता था। यहीं पर पुराने मच्छरों से डीएनए निकालकर डायनासोर को वापस लाने का काम शुरू हुआ था। कुछ देर बात करने के बाद एलाई क्लेयर को असली वजह बताता है कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। बेंजामिन को भी आइलैंड पर आने वाले ज्वालामुखी के खतरे का पता चल चुका होता है। वो कहता है कि ये डायनासोर उसकी और हैमंड की पूरी जिंदगी की मेहनत है। एलाई बताता है कि बेंजामिन के पास एक और आइलैंड है जो दुनिया से बिल्कुल अलग है और वहाँ का माहौल डायनासोर के लिए परफेक्ट है। अगर उन्हें वहाँ ले जाया जाए तो वो बिना किसी खतरे के आराम से जी सकते हैं। तभी बेंजामिन खुद व्हील चेयर पर वहाँ आता है और क्लेयर का हाथ पकड़कर उससे इन डायनासोर को बचाने की विनती करता है। क्लेयर बिना मना किए इस मिशन के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद प्लान बनाया जाता है। एलाई बताता है कि पुराने जुरासिक पार्क में हर डायनासोर के शरीर में एक ट्रैकिंग चिप लगाई गई थी। क्लेयर जो पहले पार्क की मैनेजर रह चुकी है उस सिस्टम को दोबारा एक्टिव करके हर डायनासोर की लोकेशन ट्रैक कर सकती है। इससे कम समय में ज्यादा डायनासोर को बचाना आसान हो जाएगा। लेकिन एलाई एक और जरूरी बात बताता है। इस मिशन में एक खास डायनासोर सबसे ज्यादा जरूरी है और वो है ब्लू रैप्टर, क्योंकि वही इस पूरे प्लान की सबसे अहम कड़ी बनने वाली है। एलाई बताता है कि रैप्टर्स वैसे ही बहुत समझदार होते हैं और ट्रेनिंग की वजह से ब्लू तो और भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो कहता है कि ब्लू शायद धरती का दूसरा सबसे समझदार जीव है। 3 साल पहले हुई लड़ाई में 4 में से 3 रैप्टर्स मर चुके हैं और अब सिर्फ ब्लू ही बची है। आखिरकार ओवेन अपने दिल की सुनता है और इस मिशन में शामिल होने का फैसला कर लेता है। अब एक टीम तैयार होती है। क्लेयर, ओवेन, एक डॉक्टर और एक प्रोग्रामर। सब लोग प्लेन में बैठ
हटकर आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही समय में वो वहाँ पहुँच जाते हैं। वो आइलैंड जो कभी हजारों टूरिस्ट से भरा रहता था, अब ज्वालामुखी की वजह से मौत का मैदान बन चुका होता है। आइलैंड पर पहुँचते ही उनका सामना भाड़े के सैनिकों के एक लीडर से होता है। वो खुद को उनकी मदद के लिए आया हुआ बताता है, लेकिन ओवेन को शुरू से ही उस पर शक होता है। उसे लगता है कि मामला इतना सीधा नहीं है। फिर भी सब लोग तैयार होकर गाड़ियों में बैठे हैं और आइलैंड के अंदर वाले हिस्से की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो कंट्रोल सेंटर पहुंचते हैं, अचानक एक जोरदार आवाज गूंजती है। एक लड़की घबराकर बाहर देखने जाती है और तुरंत गाड़ी से उतर जाती है। तभी उनके सामने एक बहुत ही विशाल डायनासोर आ जाता है, जिसकी ऊंचाई काफी ज्यादा होती है, लेकिन वो घास खाने वाला होता है, इसलिए किसी पर हमला नहीं करता। ये देखकर सभी लोग थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। प्लान के मुताबिक फ्रैंकलिन सिस्टम को चालू करता है और क्लेयर अपने हाथ से लॉग इन करके ट्रैकिंग सिस्टम को रीस्टार्ट करती है। कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर पूरे आइलैंड के सारे डायनासोर की लोकेशन दिखने लगती है। थोड़ी ही देर में ब्लू रैप्टर की लोकेशन भी मिल जाती है, जो इस मिशन का सबसे अहम हिस्सा है। ओवेन फैसला करता है कि वो ब्लू को ढूंढने अकेले जाएगा। वो जमीन पर बने ताज़ा निशानों को फॉलो करते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंचता है, जहां आखिरकार उसकी मुलाकात ब्लू से होती है। 3 साल बाद शुरुआत में ब्लू उसे पहचानती नहीं और उस पर भरोसा भी नहीं करती। वो उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश करती है, लेकिन ओवेन धीरे धीरे उसे शांत करता है, अपने पुराने ट्रेनिंग वाले तरीके अपनाता है। कुछ समय बाद ब्लू को पुरानी बातें याद आने लगती है और वो उस पर थोड़ा भरोसा करने लगती है। जैसे ही ओवेन उसके करीब पहुंचता है, अचानक एक बेहोशी का तीर आकर ब्लू को लग जाता है। ओवेन गुस्से में चिल्लाता है, सिग्नल का इंतजार करो, लेकिन भटली और उसके लोग उसकी बात नहीं मानते। ब्लू को लगता है कि उस पर हमला हो रहा है, इसलिए वो बचाव में हमला कर देती है। इसी बीच एक सैनिक डर के मारे गोली चला देता है, जो ब्लू को लग जाती है। अब बेहोशी की दवा और गोली दोनों के असर से ब्लू जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर ओवेन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो भटली पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी उसे भी बेहोशी का तीर मार दिया जाता है। हालात और खराब हो जाते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर समय पर आकर उसके शरीर से तीर निकाल देती है, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर गुस्से में बंदूक उठाकर भटली को धमकाती है कि अगर उसने ओवेन को नहीं छोड़ा तो वो ब्लू का इलाज नहीं करेगी। मजबूरी में भटली मान जाता है। दूसरी तरफ कंट्रोल सेंटर में क्लेयर और फ्रैंकलिन डायनासोर को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तभी अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। क्लेयर कुछ समझ पाती उससे पहले ही भटली के लोग चुपके से भाग जाते हैं और दरवाजा बंद करके उन्हें अंदर फंसा देते हैं। अब सच्चाई सामने आती है, ज्वालामुखी पूरी तरह फट चुका होता है। भटली और उसकी टीम को अब किसी की परवाह नहीं होती। वो बस पकड़े गए डायनासोर को लेकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। असल में ये पूरा रेस्क्यू मिशन एक झूठ था। एलाई और भटली मिलकर डायनासोर को बेचने का प्लान बना चुके होते हैं। उनकी ये बात एक छोटी लड़की सुन लेती है, लेकिन उसे डांटकर चुप करा दिया जाता है। उधर क्लेयर और फ्रैंकलिन कंट्रोल सेंटर में फंसे होते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं और आखिरकार उन्हें एक गुप्त रास्ता मिल जाता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, सिस्टम अलर्ट देता है, अंदर कोई खतरनाक जीव मौजूद है। तभी अंधेरे में एक डरावना डायनासोर उनके सामने आ जाता है और उसी वक्त लावा भी अंदर आने लगता है, जिससे हालात और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। किसी तरह वो उस डायनासोर से बचकर एक इमरजेंसी रास्ते से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता। दूसरी तरफ ओवेन, जो अभी भी बेहोशी के असर में होता है, एक और बड़े डायनासोर के सामने आ जाता है। अब उसकी जान फिर से खतरे में होती है, लेकिन वो डायनासोर उसे मारने की बजाय उसकी जेब को बार बार चाटने लगता है और इसी से ओवेन को होश आ जाता है। हालांकि उसका आधा शरीर अभी भी काम नहीं कर रहा होता। तभी ज्वालामुखी जोर से फटने लगता है और वो डायनासोर खुद जान बचाकर भाग जाता है, जबकि ओवेन वही पड़ा रह जाता है। चारों तरफ आग, धुआं और लावा फैलने लगता है। ओवेन किसी तरह अपनी बची हुई ताकत से खुद को घसीटते हुए एक सूखे पेड़ के पीछे ले जाता है। तभी अचानक ज्वालामुखी और भी जोर से फटता है और आग के पत्थर पूरे आइलैंड पर बरसने लगते हैं। मौत जैसे उसके सामने खड़ी होती है। आखिरी समय पर ओवेन पूरी ताकत लगाकर उठा है और धुएं के बीच से भाग निकलता है। उसके पीछे पीछे बहुत सारे डायनासोर भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। हर तरफ भगदड़ मच जाती है। इसी दौरान क्लेयर और फ्रैंकलिन भी उससे मिल जाते हैं और तीनों साथ मिलकर भागने लगते हैं। भागते भागते उन्हें एक गोल कांच वाली गाड़ी जायरोस्फीयर मिलती है, जिसमें सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं। ओवेन तुरंत क्लेयर और फ्रैंकलिन को उसमें बैठने के लिए कहता है, लेकिन तभी एक खतरनाक मांसाहारी डायनासोर उन्हें देख लेता है। वो बहुत तेज होता है, इसलिए तीनों वही रुक जाते हैं और हिलने की हिम्मत नहीं करते। तभी अचानक एक और बड़ा डायनासोर आ जाता है, जो उस खतरनाक शिकारी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर ओवेन और बाकी लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी टक्कर से जायरोस्फीयर पलट जाती है और उसका दरवाजा लॉक हो जाता है। क्लेयर और फ्रैंकलिन अंदर फंस जाते हैं, जबकि ओवेन बाहर रह जाता है। उधर लड़ाई में एक डायनासोर हार जाता है और खतरनाक शिकारी फिर से ओवेन पर हमला करने बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक टीरेक्स आ जाता है। वो उस शिकारी को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। ओवेन एक पल के लिए
ये हैरान रह जाता है। 3 साल बाद वही डायनासोर फिर उसकी जान बचाता है, लेकिन सोचने का समय नहीं होता क्योंकि ज्वालामुखी फिर से फटने लगता है और चारों तरफ आग और धुआं फैल जाता है। तीनों किसी तरह भागते हुए आइलैंड के किनारे तक पहुंचते हैं, लेकिन धुएं की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता और क्लेयर और फ्रैंकलिन की जायरोस्फीयर सीधे समुद्र में गिर जाती है। शुरुआत में वो पानी पर तैरती रहती है, लेकिन फिर गर्म पत्थरों की वजह से उसका कांच पिघलने लगता है और पानी अंदर भरने लगता है। उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। आखिरी समय पर ओवेन पहुंचता है और किसी तरह कांच तोड़कर उन्हें बाहर निकाल लेता है। तीनों तैरकर किनारे पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि भाड़े के सैनिक डायनासोर को जहाज पर चढ़ा रहे हैं। अब साफ हो जाता है ये रेस्क्यू नहीं बल्कि डायनासोर को बेचने की साजिश थी। क्लेयर समझ जाती है कि उसे और ओवेन को सिर्फ ब्लू को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ओवेन तुरंत एक छोड़ा हुआ ट्रक उठाता है और तीनों तेजी से जहाज की तरफ भागते हैं। सही समय पर वो जहाज में चढ़ जाते हैं और छिप जाते हैं। उधर आइलैंड पर बाकी डायनासोर मौत के कगार पर होते हैं। एक विशाल डायनासोर किनारे पर खड़ा होकर आखिरी बार जोर से आवाज निकालता है, जैसे वो अपनी किस्मत को स्वीकार कर रहा हो, और फिर धुएं में गायब हो जाता है। इसी के साथ वो आइलैंड जहां डायनासोर को दोबारा जिंदा किया गया था हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ एक बड़े बंगले में एलाई अब डायनासोर की नीलामी की तैयारी कर रहा होता है। उसका असली प्लान अब सामने आता है। वो इन डायनासोर को बेचकर बहुत पैसा कमाना चाहता है और फिर से खतरनाक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट शुरू करना चाहता है। उसकी मदद कर रहा होता है वही वैज्ञानिक हेनरी। इंडोमिनस रेक्स के मरने के बाद भी हेनरी रुका नहीं। उसने उसके डीएनए से एक और ज्यादा खतरनाक क्रिएचर बना दिया, इंडोरेप्टर। एक ऐसा जीव जो इंसानों के इशारे समझ सकता है और जिसे सिर्फ लड़ाई के लिए बनाया गया है। उधर जहाज पर ओवेन और उसके साथी छिपते छिपते ब्लू को ढूंढ लेते हैं। ब्लू को गोली लगी होती है और वो बुरी तरह घायल होती है। डॉक्टर कहती है कि पहले उसका खून रोकना होगा और इसके लिए खून चाहिए होगा। सबसे करीब मैच होता है टी-रेक्स का। ओवेन और क्लेयर अपनी जान जोखिम में डालकर उसके पास जाते हैं। क्योंकि उसे बेहोश किया गया होता है, वो उसके करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो खून निकालने की कोशिश करते हैं, टी-रेक्स अचानक जाग जाता है और हालात एक बार फिर बेहद खतरनाक हो जाते हैं। क्लेयर ऊपर चढ़कर दरवाजा खोलती है और किसी तरह ओवेन वहाँ से बच निकलता है। आखिरकार वो लोग टी-रेक्स का खून ले आते हैं। डॉक्टर तुरंत ब्लू का ऑपरेशन शुरू करती है और उसके शरीर से गोली निकाल देती है। इसी दौरान ओवेन एक ऐसी चीज देखता है जो सब कुछ बदल देती है। ब्लू की आंख से आंसू निकलते हैं। ये साफ साबित करता है कि डायनासोर सिर्फ जानवर नहीं है, बल्कि वो महसूस करने वाले जीव है। दूसरी तरफ बंगले में छोटी लड़की मेजी को सच्चाई का पता चल जाता है कि डायनासोर को बचाया नहीं जा रहा बल्कि बेचा जा रहा है। वो ये बात अपने दादा बेंजामिन को बताती है, लेकिन वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। तब मेजी खुद सच्चाई जानने के लिए सीक्रेट लैब में चली जाती है। वहाँ वो पुराने वीडियो देखती है। तभी एलाई और हेनरी भी वहाँ आ जाते हैं। दोनों इंडोरेप्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि ब्लू इस नए क्रिएचर को पूरा करने की आखिरी कड़ी है। हेनरी इस प्रोजेक्ट को लेकर पागलपन की हद तक जुनूनी हो चुका होता है, जबकि एलाई को सिर्फ पैसों से मतलब होता है। उसे ब्लू की जान की कोई परवाह नहीं होती। वो सिर्फ ये सोच रहा होता है कि ये खतरनाक डायनासोर कितनी ऊंची कीमत पर बिकेगा। इसी बात पर हेनरी और एलाई के बीच जोरदार झगड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ मेजी ये सब छिपकर सुन रही होती है। अचानक एक बंद कमरे के पीछे से कोई खतरनाक क्रिएचर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह बचकर भाग जाती है। तभी एलाई उसे देख लेता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। उधर जहाज आखिरकार किनारे पहुंच जाता है। फ्रैंकलिन गलती से मजदूरों के बीच फंस जाता है और उसे भी डायनासोर उतारने के काम में लगा दिया जाता है। वही ओवेन और क्लेयर छिपकर एक ट्रक में बैठ जाते हैं और डायनासोर के साथ उसी काफिले में बंगले तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही डायनासोर को कंटेनरों से निकालकर लिफ्ट के जरिए नीचे ले जाया जाता है, तेज तेज आवाजें आने लगती है। ये आवाजें बेंजामिन तक पहुंचती है और उसे मेजी की बात याद आती है। अब उसे समझ आता है कि उसका बचाने वाला प्लान असल में नीलामी में बदल दिया गया है। वो तुरंत एलाई को बुलाता है और उससे सच्चाई पूछता है, लेकिन जब एलाई को लगता है कि उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है तो वो हद पार कर देता है। वो बेंजामिन को ही मार देता है। दूसरी तरफ ओवेन और क्लेयर भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें पहचान लेते हैं और पकड़कर नीचे बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद एलाई उनके सामने आता है और अपने काम को सही ठहराने की कोशिश करता है, लेकिन ओवेन और क्लेयर उसकी बातों में नहीं आते। अब एलाई का पूरा ध्यान अपने अगले कदम पर होता है, डायनासोर की नीलामी। दुनिया भर के अमीर लोग वहाँ पहुँचने लगते हैं। हर कोई इन खतरनाक जीवों को खरीदने के लिए बोली लगा रहा होता है। एलाई स्क्रीन पर बढ़ती कीमत देकर खुश हो रहा होता है। फिर माहौल को और गर्म करने के लिए वो अपना सबसे खतरनाक हथियार सामने लाता है, इंडोरेप्टर। एक ऐसा डायनासोर जो इंसानों के इशारे समझ सकता है और जिसे सिर्फ लड़ाई के लिए बनाया गया है। उसकी ताकत देकर सभी हैरान रह जाते हैं और उसकी कीमत आसमान छूने लगती है। हालांकि वो अभी पूरी तरह तैयार नहीं होता, क्योंकि उसमें ब्लू का डीएनए अभी बाकी होता है। फिर भी पैसों के लालच में एलाई उसे बेचने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर हेनरी को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत को समझे बिना
बिना ही उसे बेच दिया जा रहा है। उधर ओवेन ये सब देख रहा होता है। उसे अपने पुराने अनुभव याद आते हैं और वो समझ जाता है कि ये नया क्रिएचर पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए वो फैसला करता है किसी भी हालत में इसे यहाँ से बाहर नहीं जाने देगा। जैसे ही नीलामी खत्म होने वाली होती है, ओवेन एक प्लान बनाता है। वो उस मजबूत सिर वाले डायनासोर को, जिसे उसने पहले आजाद किया था, नीलामी हॉल में छोड़ देता है। वो डायनासोर अंदर आते ही सब कुछ तोड़ना शुरू कर देता है। पूरा हॉल अफरात फरी में बदल जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। सैनिक उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओवेन बीच में आकर उन्हें रोक देता है। हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। एलाई तुरंत आदेश देता है कि इंडोरेप्टर को हटाया जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। उधर खरीदार डरकर भाग जाते हैं और नीलामी रुक जाती है। इसी बीच भटली वापस आता है और उस खतरनाक डायनासोर को देखकर उसके लालच में आ जाता है। वो उसे बेहोशी का तीर मारता है और उसके पिंजरे के अंदर चला जाता है, सिर्फ उसके दांत निकालकर ट्रॉफी बनाने के लिए। लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलती कर देता है, जिसे वो बेहोश समझ रहा था। वो डायनासोर पूरी तरह होश में होता है और अगले ही पल वो उस पर हमला कर देता है। भटली अपनी जान गंवा देता है। अब ये खतरनाक क्रिएचर पूरी तरह आजाद हो चुका होता है और पूरा बंगला मौत के खतरे में आ जाता है। उधर ओवेन, क्लेयर और मेजी को अभी तक पता नहीं होता कि इंडोरेप्टर भाग चुका है। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, एलाई उनका रास्ता रोक लेता है। मेजी को अपने खिलाफ देकर वो एक बड़ा राज खोलता है। मेजी बेंजामिन की असली पोती नहीं है, बल्कि उसकी बेटी का क्लोन है, जिसे वापस पाने के लिए बनाया गया था। दूसरी तरफ लैब में हेनरी भागने की तैयारी कर रहा होता है। वो सारा जरूरी सामान पैक करता है और ब्लू का खून भी लेना चाहता है, ताकि कहीं और फिर से नए खतरनाक डायनासोर बना सके। लेकिन डॉक्टर उसे बताती है कि ब्लू के खून में अब दूसरे डायनासोर का खून मिल चुका है, इसलिए शुद्ध डीएनए लेना अब संभव नहीं है। इसी बीच फ्रैंकलिन चुपके से आता है और हेनरी को बेहोशी की दवा देकर गिरा देता है। लेकिन जैसे ही वो भागने लगता है, हेनरी के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। हालात फिर से बिगड़ जाते हैं। तभी डॉक्टर चुपके से पिंजरा खोल देती है और ब्लू को आजाद कर देती है। अब इंसानों और डायनासोर के बीच खतरनाक टकराव शुरू हो जाता है। गोलियों के बीच लैब में गैस लीक होने लगती है, जिससे हर पल धमाके का खतरा बढ़ता जाता है। तभी ब्लू कुछ ऐसा महसूस करती है जो बाकी कोई नहीं समझ पाता। एक बड़ा खतरा आने वाला है और अगले ही पल जोरदार धमाका हो जाता है। ब्लू और बाकी लोग तो बच जाते हैं, लेकिन जहरीली गैस तेजी से फैलने लगती है। उधर बंगले में ओवेन, क्लेयर और मेजी भाग रहे होते हैं। तभी इंडोरेप्टर उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वो लोग सीढ़ियों से ऊपर भागते हैं, लेकिन ये खतरनाक क्रिएचर भी उनके पीछे पीछे पहुंच जाता है। अपनी तेज सूंघने की ताकत से वो उन्हें ढूंढने लगता है। ओवेन लोग छिप जाते हैं और खुद को बचाने के लिए बिजली तक बंद कर देते हैं, लेकिन तभी लाइट्स फिर से चालू हो जाती है और उनका छिपना मुश्किल हो जाता है। मजबूरी में ओवेन और क्लेयर मेजी को भागने के लिए कहते हैं, लेकिन इंडोरेप्टर उसका पीछा करते हुए उसके कमरे तक पहुंच जाता है। वो खिड़की से अंदर घुसता है और डरी हुई मेजी को देखता है। जैसे ही वो हमला करने वाला होता है, ओवेन अंदर आकर उस पर गोली चलाता है, लेकिन उसके पास सिर्फ 3 गोलियां होती है, जो ज्यादा असर नहीं करती। अब इंडोरेप्टर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। तभी अचानक ब्लू वहाँ आ जाती है और दोनों खतरनाक डायनासोर के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर ओवेन मेजी को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इंडोरेप्टर गिरने के बाद फिर उठता है और उन्हें घेर लेता है। बारिश शुरू हो जाती है, हालात और खराब हो जाते हैं और मेजी फिसलने लगती है। जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, तभी क्लेयर वापस आती है और इंडोरेप्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। ओवेन और क्लेयर मिलकर उसे जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। वो उसे कांच की छत की तरफ ले जाते हैं ताकि वो नीचे गिर जाए, लेकिन इंडोरेप्टर इतनी आसानी से हार नहीं मानता। अब जब कोई रास्ता नहीं बचता, तो आखिरी उम्मीद बनकर ब्लू फिर सामने आती है और पूरी ताकत से हमला करती है। आखिरकार इंडोरेप्टर खत्म हो जाता है, लेकिन खतरा अभी भी बाकी होता है, क्योंकि लैब में फैली जहरीली गैस अब पूरे अंडरग्राउंड में फैल रही होती है। क्लेयर, ओवेन और बाकी लोग समझ जाते हैं कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो अंदर बंद सारे डायनासोर दम घुटने से मर जाएंगे। आखिरकार दरवाजा खोल दिया जाता है और सारे डायनासोर आजाद हो जाते हैं। कुछ जंगल की तरफ भागते हैं तो कुछ शहरों की तरफ बढ़ जाते हैं। यानी अब इंसान और डायनासोर एक ही दुनिया में साथ रहने वाले हैं। बाहर आने के बाद ओवेन और ब्लू का एक इमोशनल पल आता है। ओवेन उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन ब्लू मना कर देती है। वो इंसानों के साथ नहीं जाना चाहती और अपनी आजादी चुनती है। वो जंगल की तरफ चली जाती है और ओवेन समझ जाता है कि अब उनके रास्ते अलग हो चुके हैं। कहानी यही एक गहरा मैसेज देती है, इंसान ने अपनी हद पार कर दी थी। जीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो दरवाजा खोला गया था, अब उसे बंद नहीं किया जा सकता। अब एक नई दुनिया शुरू हो चुकी है, जहाँ इंसानों को डायनासोर के साथ जीना सीखना पड़ेगा।